पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आज भी तुम्हें समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कल तक के धारावाहिक में हम इतना पढ़ चुके हैं कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसका सिर्फ इतना सा कहने का था कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो ही किसी बॉन्ड में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें लेस रिपल्सन होता है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो प्रकार के पेयर बनाते हैं, एक को कहते हैं कलावती, दूसरे को कहते हैं लीलावती। एक को कहते हैं बैलेंस बॉन्ड और एक को कहते हैं लोन पेयर। एक को बोलते हैं बॉन्ड पेयर और दूसरे को बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर वो होते हैं जो एक अकेले पाए जाते हैं, जैसे दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें हम लोन पेयर बोलते हैं, और बॉन्ड पेयर वो कहलाते हैं जो बॉन्ड में पाए जाते हैं। इतनी सी कहानी हम कल तक जान चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना। तो इस थ्योरी में कुछ अपन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो इसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैसे लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन केमिस्ट्री की मतलब ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं तो उनमें नाम बहुत कुछ लिखा रहता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ। देखो सुनो, आखिरकार जितनी हम लोग अभी थ्योरी पढ़ चुके हैं उसके जो एक्सेप्शन होते हैं, उनकी लिमिटेशन होती है, उनको ड्रॉबैक होती है, उनको सब पूरा करने के लिए ये थ्योरी आती हैं। जैसे अब जो पुरानी जितनी भी हम थ्योरी पढ़ चुके हैं उनको दो थ्योरी ना ख़त्म कर दे। एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे कहते हैं बीबी, और एक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे कहते हैं एमओटी। हाँ देखो, बीबीटी और एक होता है एमओटी। आज पूरी कोशिश करेंगे कि बीबीटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए, और बाकी चीज़ भी हम लोग धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे। आज तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा उपाय कि कोई मॉलिक्यूल्स क्यों फॉर्म नहीं करता है, कोई मॉलिक्यूल्स क्यों फॉर्म करता है। आज हम लोग सब बताएंगे कौन क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, क्यों फॉर्मेशन नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके देखो कोई भी थ्योरी होते हैं उसकी कुछ ना कुछ एसेप्शन होते हैं कि नहीं। मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ बेसिक से एसेप्शंस हैं, वो हम लोगों को सबको पढ़ना है। इन बातों को अगर तुम समझ लोगे तो बहुत कुछ तुम्हें केमिस्ट्री में हल्का हल्का थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आखिरकार 11वीं क्लास में हो, 11वीं क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ अपनी औकात दिखाते हैं। वो बताते हैं कि बेटा तुम्हारी कितनी औकात है, तुम क्या क्या अभी तक पढ़ के आए हो। इसलिए थोड़ा सीरियस होकर ध्यान से पढ़ना आखिरकार इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखो पहला जो एसेप्शन है तो उन्होंने क्या कहा है कि जब भी बॉन्ड, देखो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग अब 2020 में हैं तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है। कुछ उस समय जो साइंटिस्ट सर्च कर रहे थे, जैसे मान लो जो थ्योरी है ये शायद 1927 में सर्च करी गई थी। लगभग आज से हम मान लेते हैं 90 साल पहले, 93 साल पहले ये थ्योरी बनाई गई थी। तो अभी में उसमें बहुत चेंजेस आ गए कि नहीं। तो अब इतना सब लोग को 150 साल में 10 साल में तो इतना गैप आ जाता है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें तुम जानते हो, कुछ चीज़ें नहीं जानते हो क्या। देखो पहले इसका जो एसेप्शन उन्होंने क्या कहा है कि जब किसी चीज़ का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जो एटम होते हैं अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। क्या होते हैं, एटम अपनी आइडेंटिटी क्या नहीं करते हैं, लूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं हो जाएगा कि हाइड्रोजन था तो कार्बन बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। मॉलिक्यूल्स ही अलग फॉर्म हो जाता है, लेकिन जो एटम होता है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करता ना, वो अपनी कोई भी आइडेंटिटी लूज़ करता है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं यार हमने अभी ऑक्सीजन मिलाया तो वो कार्बन में चेंज हो जाएगा, नहीं होता ना, कोई प्रॉपर्टी उसमें चेंज नहीं होता है। अब देखो हमने कहा था कोई भी प्रकार का बॉन्ड हो, चाहे मोहब्बत हो चाहे कोई भी केमिकल बॉन्ड हो, वो बनता है इंटरेक्शन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो पहली जो इसमें थ्योरी पढ़नी है, इतना जो बैलेंस है ना, बैलेंस बॉन्ड, तो बैलेंस जो समझना है उससे समझना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये थ्योरी भी यही कहती है कि किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या, और विस्पर थ्योरी ये कहती है कि उसमें मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते। तो उन्होंने कहा है कि बॉन्ड
देखो जो फॉर्म होते हैं वो इंटरेक्शन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इंटरेक्शन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कहने का मतलब है जैसे अगर मान लो हम H2 का मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इनर वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे देखो हम क्लोरीन बनाते हैं Cl, तो इसके आखिरी में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। तो देखो इसका जो क्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 7। इसका मतलब है जो आसपास बाहर वाले 7 हैं वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि इनर वाले। इनर वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ओनली द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच बॉन्डेड एटम लूज देयर आइडेंटिटी। उन्होंने क्या कहा है, सिंपल सी वही बात घुमा कर उन्होंने कह दिया है कि देखो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अपनी प्रॉपर्टी लूज़ करते हैं। उस प्रॉपर्टी का लूज़ मतलब कहने का मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन कभी 6 हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन कभी 8 हो जाएंगे, मतलब 6 तो नहीं होते, जनरली 8 ही हो जाते हैं। जैसे अगर हम सोडियम का लिखते हैं तो 2 8 1 लिखते हैं, तो इसमें देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। अगर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो गड़बड़ हो रहा है ना, अंदर का तो कुछ हो भी नहीं रहा है। इतना समझ लो कि अगर पूरी अगर हमें पढ़ना है तो सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। आखिरकार बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही अपनी प्रॉपर्टी देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज देयर प्रॉपर्टी। अब देखो यार कितनी केमिस्ट्री विचित्र है कि नहीं, सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के होने से इतना सब चेंजेस हो रहे हैं। अगर साले अंदर वाले भी कुछ ऊट पटांग उपद्रव करने लगे तो ना जाने केमिस्ट्री कितनी कठिन हो जाएगी ना, है कि नहीं। अब देखो हम दूसरी बोलते हैं, देखो अब एक चीज़ होती है कि जब भी कोई किसी चीज़ का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। क्या होती है, जब भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और मिनिमम एनर्जी गेन की जाती है। क्या की जाती है, मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी का मतलब ये होता है कि मोर स्टेबिलिटी, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि जिसमें स्टेबिलिटी क्या हो जाए, ज़्यादा। और मिनिमम एनर्जी तब गेन होती है जब उसका एक डिस्टेंस होता है। अभी हम एक ग्राफ पढ़ाएंगे उसमें समझ में आएगा कि हर जगह पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अभी एक मैं ग्राफ पढ़ाने वाला हूँ तो उसे बोलते हैं मिनिमम जो डिस्टेंस होता है ना, मिनिमम डिस्टेंस पे है कोई जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके पास मिनिमम एनर्जी। मतलब मिनिमम एनर्जी से मतलब ये समझ लो कि यहाँ जो केमिस्ट्री में एनर्जी देखो, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, या फिर एनर्जी तुम समझ लो कि रिपल्सन से भी हो सकता है। तो मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, उस डिस्टेंस के ना दूर ना उससे पास न्यूक्लियस के उसके बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है, और उसी को बोलते हैं क्या, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो दो एटम है ना, आखिरकार तो कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो, जैसे मान लो हमें OH का देख रहे हैं तो ये आखिरकार ये दो एटम है, इन दोनों के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसे बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियस। इतनी सिंपल सी कहानी है। अब हम तुम्हें एक दो ग्राफ पढ़ाने वाले हैं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ये ग्राफ काफ़ी प्रचलित है, शायद NCERT में भी दिया है, लेकिन उसे थोड़ा समझने में बच्चों को शायद दिक्कत होती है क्योंकि पहली बार 11th क्लास में दर्शन करते हैं और पहली बार में इतना समझ में नहीं आता है। तो चलो हम लोग इस ग्राफ को थोड़ा पहले बना लेते हैं, फिर हम लोग उसे समझते हैं। जैसे देखो ऐसे ही कुछ ऐसा ग्राफ सा बनता है। देखो ये यहाँ डॉट 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 मतलब कि यहाँ से फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ एक मतलब ऐसे लाठी की तो मतलब ये रहा इतना पे है। देखो इस ग्राफ को तो मैं क्या समझना है कि, और इस देखो
इस बार ये जो एक्सिस बनी है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस वाले को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इतना तुम्हें समझने वाली बात नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं आर नॉट, और जिसे तुम लोग शायद बोलते होगे बॉन्ड लेंथ। समझ रहे कि नहीं? इसी को तुम बोलते हो क्या, बॉन्ड लेंथ। इसी के बारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो इनिशियली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ए नाम है, ये नाम है बी। क्या नाम है, ए है बी। इन दोनों का सिस्टम ऐसा होता है कि यहाँ जो होते हैं ना, तो यहाँ इस ग्राफ का मतलब है कि यहाँ जो आपस में बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। बॉन्ड देखो सुनो, हमें जितना हम डाउनवर्ड जाएंगे, देखो डाउनवर्ड ऐसे जाएंगे, अगर ये पॉजिटिव है और ये रहा नेगेटिव, जितनी एनर्जी नेगेटिव की जाएगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। समझ रहा है कि नहीं? तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ इतने मॉलिक्यूल्स दूर थे, जैसे जैसे तुम पास आते, यहाँ नीचे जाओगे, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे। जैसे देखो यहाँ इतना, मान लो इन दोनों के बीच में था 5 मीटर डिस्टेंस। इतना होता नहीं है, तो इमेजिन कराने के 5 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। चलो जब यहाँ जो आए होंगे इस पॉइंट पे, तो मान लो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचा होगा वो बचा होगा कितना, 2 मीटर। इतने पे आ गए हैं। जब यहाँ पहुँचते हैं, यहीं जाके ओवरलैपिंग होती है। इसी डिस्टेंस पे ही इतनी एनर्जी, मतलब इस पोटेंशियल एनर्जी पे ही वो मॉलिक्यूल्स स्टेबल हो पाता है। अब तुम कहोगे भैया इस और इससे नीचे क्यों नहीं जाएगा, कहोगे भैया इसके बाद ऐसा ग्राफ क्यों चला गया है। इसके बाद ग्राफ ऐसे चला गया है, न्यूक्लियस है, इसके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और ये वाला कौन सा चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिव होते हैं क्या, नहीं? और हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। दोस्ती तब तक ही अच्छी लगती है जब तक इंटरफेयर ज़्यादा ना हो। एक लिमिट तक ही किसी चीज़ की दोस्ती रखती है कि नहीं। जैसे मान लो अगर तुम ये दोस्त रहते हैं तो एक डिस्टेंस तक ही, मतलब एक लिमिट तक ही तुम लोगों की दोस्ती अच्छी होती है। अगर उसके ज़्यादा अगर इंटरफेयर कोई करने लगता है ना, तो फिर गाली गलौच भी होने लगती है, लड़ाई मड़ाई होने लगती है, होती नहीं लगती क्यों? मतलब ऐसी मॉलिक्यूल्स का होता है कि ज़्यादा दूर भी नहीं रहो और ज़्यादा पास भी नहीं आओ, है कि नहीं। अगर देखो, अगर मान लो यहाँ अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें इन दोनों में डिस्टेंस बची ही नहीं बिल्कुल। इसका कहने का मतलब था कि ना ज़्यादा दूर पे बॉन्डिंग होती है, ना ज़्यादा पास में होती है। जो बॉन्डिंग होती है वो एक आखिरकार एक फिक्स्ड पॉइंट पे होती है, जहाँ आखिरकार दोनों मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं। अब जैसे दो लोग होते हैं, अगर एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हो तब भी दोस्ती नहीं होती है। अगर एक दूसरे के जीवन में इंटरफेयर करने लगे तब भी दोस्ती नहीं चलती है। दोस्ती चलती है फिक्स्ड लेवल पे, फिक्स्ड डिस्टेंस पे, फिक्स लिमिट पे। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स एटम करते हैं कि ना ज़्यादा दूर रहो ना ज़्यादा पास रहो, एक फिक्स डिस्टेंस पे रहो। वहाँ जाके इन लोगों की अच्छी सी दोस्ती बन जाती है। और जो इन दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस होता है, जैसे जहाँ इन लोगों की बॉन्डिंग बन गई है, इस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस एटम और इस एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसी को बोलते हैं क्या, आर नॉट। और इसी को शायद तुम लोग बोलते हो बॉन्ड लेंथ। तो आज तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कोई मॉलिक्यूल से कोई कितना बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और कोई बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है। अब एक तो हम लोगों ने क्या जाना है कि एक मिनिमम डिस्टेंस पे होता है। मतलब देखो वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ मैक्सिमम अट्रैक्शन हो। क्या हो, मैक्सिमम अट्रैक्शन हो। मैक्सिमम अट्रैक्शन मतलब मोर स्टेबिलिटी मतलब लेस एनर्जी। मतलब वो डिस्टेंस आओ जहाँ तक मैक्सिमम अट्रैक्शन हो। अब देखो तुम कहोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पास पता क्यों आए हैं, वो आए इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस वाले के इलेक्ट्रॉन को तुम अट्रैक्ट किया होगा तभी पास में आए होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ और पास में आने की कोशिश करोगे तो न्यूक्लियस रिपल्सन होने लगेगा। देखो अगर यहाँ हम देखना चाहें तो यहाँ क्या है, न्यूक्लियस का रिपल्सन, न्यूक्लियस रिपल्सन। और यहाँ जो इंक्रीज ये आता जा रहा है वो आ रहा है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑफ अदर। देखो यहाँ हो रहा है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। खुद ही का नहीं, अलग। अब हम तो बताते हैं, देखो सुनो।
आखिरकार हमने इतना देख लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब आखिरकार ये ट्रीटमेंट होता कैसे है, देखो सुनो। कोई भी अगर मॉलिक्यूल से कोई भी बॉन्ड होता है, क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल से कोई भी बॉन्ड होता है, उसमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं। जैसे देखो सुनो, हम सिंपल सा क्या लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स, मतलब H2 हाइड्रोजन का। जैसे हमने हाइड्रोजन ऐसे बना लिया है, चुन्नू सा बनाया, आखिरकार से गोला बना लिया है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये दूसरा बना, ये हमने लिया और दूसरा बना लिया। अब तो तुम यहाँ देखोगे, इसका जो यहाँ न्यूक्लियस है, मान लेते हैं हम गोला नहीं बना रहे, देखो ये पूरा, ये देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है, और एक ये इसका इलेक्ट्रॉन है, क्या समझे, इसका एक इलेक्ट्रॉन है। हमने ये एक दूसरा बनाया है, ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस है और उसका एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें दो चीज़ पॉसिबल हो सकती हैं, वो पॉसिबल क्या है, एक हो सकता है क्या, अट्रैक्शन, और दूसरा आता था रिपल्सन। अब सबसे पहले हम समझेंगे आखिरकार रिपल्सन किसके बीच में होगा, अट्रैक्शन किसके बीच में होगा। देखो अट्रैक्शन जो है उसकी जो हम उसकी जो कंडीशन है कि अट्रैक्शन किस किस के बीच में हो सकता है। देखो इसका जो चार्ज है न्यूक्लियस का वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। अब देखो जो आखिर का अट्रैक्शन किस किस के बीच में है, देखो अट्रैक्शन हो सकता है, देखो हाइड्रोजन खुद के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसको ए रख दो, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया है बी। तो जो अट्रैक्शन हो सकता है HA और उसी के इलेक्ट्रॉन से, पहला अट्रैक्शन। दूसरा जो हो सकता है वो मान लो हाइड्रोजन बी, क्या हाइड्रोजन बी, और उसने कहा हम खुद के से क्या कर लेंगे, खुद के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कर लेंगे। दो हो गया कि नहीं। अब देखो सुनो, और भी तो इसमें अट्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं। जैसे मान लो ए वाला इससे क्या कर ले, अट्रैक्शन कर ले, तो HA का न्यूक्लियस और EB का इलेक्ट्रॉन, मतलब आखिरकार इसने इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया कि नहीं, ये कंडीशन है। दूसरी जो कंडीशन एक और हो सकती है, वो कंडीशन क्या हो सकती है कि ए वाला हाइड्रोजन और इस वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करने लगे, अट्रैक्शन। तो HB और EA, इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। अब देखो भाई रिपल्सन भी हो सकता है कि नहीं। अब हम लोग देखो अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, अपोजिट लोगों के बीच में। अपोजिट मतलब होता है, अपोजिट नहीं सुना, एक दूसरे का अपोजिट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब जो हम लोग रिपल्सन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, रिपल्सन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिपल्सन। तो रिपल्सिव जो फोर्स होता है वो देखो सुनो, हमने कहानी उतनी याद रखनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन ए और इलेक्ट्रॉन बी में रिपल्सन होगा, पहली कंडीशन, और न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी में रिपल्सन होगा। अब देखो सुनो, किसी चीज़ का बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, कि किसी चीज़ का बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब अट्रैक्शन इज ज़्यादा देन रिपल्सन। किसी में दोस्ती तभी पॉसिबल हो सकती है जब मोहब्बत हो ज़्यादा देन नफ़रत के। अगर नफ़रत ज़्यादा है तो शायद दोस्ती नहीं हो सकती है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए, रिपल्सन चाहिए कम, तो तब जाके किसी चीज़ का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वैसे देखो किताबों में पढ़ोगे बहुत साइंटिफिक तरीके से समझाया गया, बहुत अलग तरीके से समझाएगा, वो तुम्हारे उतना पल्ले नहीं पड़ेगा, वो उतना तुम्हारे काम करने है। सिंपल सा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, ग्राफ थोड़ा समझ लेना और अट्रैक्शन रिपल्सन का थोड़ा मतलब समझ लेना, इतने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ भी जाएगा। इसलिए इस चीज़ की तुम्हें टेंशन नहीं लेना कि किताबों में बहुत कुछ लिखा होगा, क्योंकि ये सारी क्वांटम फिजिक्स जो है उसका पार्ट है और क्वांटम फिजिक्स बहुत ब्रॉड है। इतना है कि क्वांटम फिजिक्स का अभी लोग एक अध्याय भी नहीं खोल पाए हैं पूरा। क्या है क्वांटम फिजिक्स का, एक हम लोग अध्याय भी नहीं खोल पाए कि क्वांटम फिजिक्स में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। तो इसने उसमें नहीं जाना, इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन, फोटोन, लाइट के लेवल पे वहाँ जाके बात करते हैं, उतने छोटे लेवल पे लोग बात करते हैं, ताकि उतना नहीं समझना कि जितना हमारा काम का है, जितने से हमारा कल्याण हो जाएगा उतना हमें पढ़ना है, ताकि हमें थोड़ा बहुत समझ में आने लगे।
और कोई समस्या हो तो बता। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी जो हम लोग पढ़े तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए पढ़ा था, तुम्हें आज समझ में आ रहा है कि नहीं कि आयनिक बॉन्ड कितने छोटे में निपट गया। आयनिक बॉन्ड को तो हमने किसमें, ऑक्टेट में कंप्लीट कर दिया, उसके आगे कुछ बड़ा ही नहीं। लेकिन जो पूरा रायता फैलाया है किसने, वो फैलाया कोवेलेंट बॉन्ड ने। अभी तो कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जो तुम उस दिन पूछ रहे थे भैया पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आज भी तुम्हें समझ में आएगा। आज तुम एसएस की ओवरलैपिंग समझोगे, बहुत कुछ तुम्हें आज समझ में आ जाएगा।